हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे पाकिस्तान के हालात की कि कैसे वो इधर से उधर बेचारा कटोरा लेके पैसे के लिए भीख मांगे चल रहा है, लेकिन उसे पैसे कोई देने को तैयार नहीं है। क्यों देने को तैयार नहीं है? फिर वो आईएमएफ के पास पहुंचे और आईएमएफ ने भी उन्हें इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं नीचे स्टार मार्क करके टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ऐसी हालत हो गई है कि कोई पैसा दे नहीं रहा है और आईएमएफ इतने सारे कंडीशंस की किताब लेके बैठा हुआ है जिसको मानने में पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है कि मान लिए तो गए, नहीं माने तो गए, आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। तो क्या क्या कंडीशंस है आईएमएफ के, क्यों पाकिस्तान के लिए इतना डिफिकल्ट हो रहा है और इसके जो पुराने दोस्त यार हैं उन लोगों ने इनके साथ क्या किया है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी पहली बात है कि अगर इतिहास देखा जाए कि पाकिस्तान कितने बार आईएमएफ के पास पहुंचा और क्या क्या कांड किए हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहले आईएमएफ के पास पहुंचा 1958 में। और इसको देख के ज्यादा खुशमत होइएगा कि 1958 में ही चले गए थे पाकिस्तान वाले, लेकिन इंडिया की अगर बात करें ना तो इंडिया 1957 में ही आईएमएफ के पास पहली बार पहुंच गया था कि हमें बेल आउट पैकेज चाहिए। 1958 में पाकिस्तान पहुंचा था कि हमें बेल आउट पैकेज चाहिए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत फर्क था। इंडिया ने आईएमएफ के सुझावों को माना, अपने वायदों को पूरा किया और उसके कारण भारत जो है आज इस परिस्थिति में है कि उसे पिछले 30-32 सालों में किसी भी तरह की बेल आउट पैकेज की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की तो 22 बार ऑलरेडी पाकिस्तान पिछले 61 सालों में जा चुका है आईएमएफ के पास कि हमको पैसा चाहिए भैया। तो ये चीजें, और ये जो अभी जो करंट प्रोसेस चल रहा है ना, ये 23वां है। 22 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 22 बार इन लोगों ने ऑलरेडी पैसा खा पी पचा खत्म भी कर दिया। 23वीं बार ये लगे हुए हैं कि हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए पैसा। और ये जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी वाला जो प्रोसेस है, इसमें अब की बार आईएमएफ हो गया है थोड़ा कड़क कि बार बार तुम हमको बेवकूफ बनाते हो, बोलते हैं कि भाई सब्सिडी कम करो, टैक्स बढ़ाओ, ये करो वो करो, डेफिसिट कम करो, मानते हो नहीं, फिर वही भिखमंगी वाली हालत हो जाती, फिर आ जाते हो मेरे पास पैसा मांगने। इस बार हम पहले देख लेंगे तुम किए हो ये काम की नहीं किए हो, तब जाके पैसा देंगे। ऐसे इस बार तो पैसा देंगे ही नहीं हम। तो ये चीजें हो गई है और इसी के कारण क्या हुआ है कि पाकिस्तान को ज्यादा परेशान है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसने विश्व में जितने भी आईएमएफ के मेंबर हैं उनमें सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। उन लोगों में है खड़ा जो कि सबसे ज्यादा बार आईएमएफ से फैसिलिटी, ये बेल आउट पैकेज की ले चुके हैं कि भाई हम तो होने वाले हैं बैंकरप्ट, हमें बचा लो। तो ये वाली हालत पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बार हुई है। अब इस बार पाकिस्तान के लिए सबसे खराब परिस्थिति है, सबसे दुखद परिस्थिति है। और ये है क्यों, वो देखिए। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये यहाँ पे जितने भी इनके मित्र देश थे उन लोगों ने साफ सुथरा कह दिया है इसे क्या कि हम तो अब पैसा देने की परिस्थिति में है नहीं, अब हमने खैरात बांटना कर दिया है बंद। और इस बार से अब क्या होगा कि अपनी परिस्थिति आप सुधारिए भारत के साथ, कश्मीर का मुद्दा सुलझाइए और अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे के गिराने पे ध्यान दीजिए। तब जाकर क्या होगा कि आपको मिलेगा पैसा और वो भी आपको अबकी से वापस करना पड़ेगा भाई। तो उनके जितने भी मित्र देश थे, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सब तो पहले ही हाथ खींच लिए। तो इनको सूझा चाइना कि भाई इसका तो यहाँ पर काम लगा हुआ है ना, सीपैक प्रोजेक्ट, मांग लेते हैं, पैसा देगा नहीं तो काम कैसे होगा, देना तो पड़ेगा। और इसके पहले तक चाइना ऐसा कहने पर पाकिस्तान को पैसा देता भी था, लेकिन इस बात को लेके उन्होंने चाइना को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। जब पैसे की जरूरत पड़े पहुंच जाए चाइना के पास कि भाई पैसा दे दो। और पहले क्या हो रहा था कि चाइना जो सीपैक प्रोजेक्ट काम चल रहा था उसमें पाकिस्तान को पैसे देता था कि लो इससे काम करवा लो और पेमेंट देख लेना, बाकी जो मेरी कंपनीज है, मेरे वर्कर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये सारी चीजें हो रही है, हम ऊपर से निगरानी रख लेंगे।
लेकिन वहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया और पॉलिटिशियंस ने क्या किया कि उसमें भी करप्शन चालू, वहां से भी पैसे गायब हो रहे। तो चाइना ने बोला अब पैसा देंगे ही नहीं, हम खुद ही खर्चा कर लेंगे, बस तुम ये इंश्योर करो कि हमारे आदमी सुरक्षित रहे, काम चलता रहे, बाकी हम देख लेंगे, पैसा तुमको अब देंगे नहीं। पाकिस्तान फंस गया फिर से। लेकिन आईएमएफ वाला जब मुद्दा आया तो चाइना इस बार क्या हुआ कि सीधा सपाट बोल दिया आईएमएफ की बातें मान लो। और इसके पहले चाइना क्या कहता था कि हम पैसा दे देंगे, आईएमएफ की बातें मत मानो। लेकिन इस बार चाइना भी थोड़ा कड़क हो गया कि जाओ आईएमएफ जो कहता है मान लो, हम नहीं देंगे पैसा। तो चाइना पहले क्यों डर रहा था? चाइना पहले इसलिए डर रहा था कि आईएमएफ कहता था, आईएमएफ का साफ सुथरा कहना है पहले हमको ये डिटेल दो, अपने पूरे अकाउंट बुक्स निकालो, सब कुछ निकालो, हमको ये डिटेल दो कि तुमने किससे किससे पैसा ले रखा है। जैसे आप किसी बैंक में पैसा लेने जाते हो तो वो पहले बोलता है ना कि कहाँ कहाँ से आपके पैसे, आपने पहले से लोन लिया है, कहाँ डिफॉल्ट किया है, कहाँ नहीं किया है, किसका लोन अभी भी बकाया है, कितना बकाया है, ये सारा डिटेल दीजिए, तब जाके हम ये सोचेंगे कि आपको पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं। आईएमएफ ने सेम वही चीज की, उन्होंने कहा पैसा देंगे लेकिन सबसे पहले हमें डिटेल चाहिए कि चाइना से कितना लिया है, सीपेक प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया है, और कहाँ से पैसा लिया, कितनी बकाया है। तो सारा डिटेल देने के लिए चाइना बोलता था ठीक है दे दो, लेकिन मेरा वाला मत देना भाई। आईएमएफ बोले ना नहीं देंगे बिना चाइना वाले के। इस बार चाइना ने बोला जाओ दे दो, नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अब तुमको पैसा नहीं दे सकते, बहुत पैसा डुबो लिए तुम्हारे पीछे, तो अब चुपचाप जाओ, आईएमएफ जो मांगता है वो दो, जितना डिटेल मांगता है दो, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन भाई पैसा नहीं दे सकते हम, तबाही मचा दी हो तुम। तो ये कंडीशन हो गई। अब जो कंडीशन है आईएमएफ के वो इतने खतरनाक है कि वो अगर पाकिस्तान मान ले तो पाकिस्तान में अपने अंदर जो है सो पूरी अनरेस्ट फैल जाएगी, पूरा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, पॉलिटिक्स का सिचुएशन, आर्मी का, मतलब जितने तरह के गड़बड़ी हो सकते हैं वो पैदा हो सकते हैं। हालांकि आईएमएफ ये नहीं चाहता है, आईएमएफ चाहता है कि आप अपनी इकोनॉमी सुधारिए, लेकिन इकोनॉमी सुधारने के चक्कर में वहां पर ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जनता भी वहां पर दुखी हो जाएगी, पॉलिटिशियन भी दुखी हो जाएंगे, आर्मी भी दुखी हो जाएगी, और कुल मिलाकर सब आपस में लड़ पड़ेंगे। तो ये दिक्कत हो जा रही है क्योंकि पहले से ही अभी जो परिस्थिति है पाकिस्तान की, वहां पर जो महंगाई दर है ऑलरेडी 48 सालों से जो चला आ रहा था उसमें सबसे ऊपर है, 48 सालों के हाईएस्ट लेवल पर है वहां की इन्फ्लेशन रेट। अब इस महंगाई दर के साथ आईएमएफ क्या कहता है कि टैक्सेस बढ़ाओ, किस किस चीज पर, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दो, तेल पे बढ़ा दो, इनकम टैक्स पे बढ़ा दो, जो भी ऐसे चीजें हैं, खाने पीने की चीजों को लगभग छोड़ दिया है उन्होंने, दवाई वगैरह को, बाकी ऐसी जो भी चीजें हैं जो कि नहीं भी मिले अगर लोगों को तो काम चल जाए, लेकिन सस्ती मिलने के कारण लोग मिसयूज कर रहे हैं और उससे गवर्नमेंट का घाटा बढ़ रहा है, तो ऐसी चीजों पर सब्सिडी खत्म कर दो और टैक्स बढ़ा दो। तो इन्होंने कहा कि इन सब चीजों पे 11 से 12% का टैक्स बढ़ा दो। उसके बाद क्या कहा कि अपनी जो डिफेंस सेक्टर है उस पे खर्चे कम करो। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी सब्सिडी है बहुत सारी चीजों पे जो कि अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत है नहीं, ये सारी सब्सिडी खत्म करो, या तो कम करो, कुछ हद तक में कम करने को कहा है किसी किसी चीजों में, और कुछ कुछ चीजों में तो साफ कहा है कि खत्म करो। अब ये परिस्थिति आ गई है, पहले ही महंगाई दर 48 साल के सबसे ऊपर लेवल पे है, इसको अगर मान लेगा पाकिस्तान तो जनता दौड़ा के मारेगी, क्योंकि अभी की हालत ऐसी है कि लोग वहां आटा चावल दाल खरीदने की परिस्थिति में नहीं है। चीनी वहां पर एक मतलब कि लग्जरी गुड्स बन गया है कि वो एकदम बड़े लोग खाते हैं, ये हालत हो गई है। तेल के दाम को बढ़ाने के लिए, उस पर टैक्स बढ़ाने के लिए कह रही है ऑलरेडी सरकार, आईएमएफ। सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 35 रुपए बढ़ाए भी थे, तो लगभग वहां पर अभी जो फिलहाल है 250 लीटर से ऊपर में तेल मिलता है पाकिस्तान में। लेकिन अभी भी क्या है कि वहां पर तेल के दाम पर टैक्स छोड़िए, सब्सिडी कुछ हद तक दी जाती है पाकिस्तान में। और आईएमएफ का कहना है कि तेल के दाम बढ़ाइए, सब्सिडी हटाइए, बल्कि टैक्स बढ़ाइए। पावर सेक्टर पे तो सबसे ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है आईएमएफ कि पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में
सबसे ज्यादा पहले जरूरत है टैक्स बढ़ाने की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये सेक्टर पे सबसे पहले धावा बोल रही है। उसके बाद कहा कि जो अपने डिफेंस सेक्टर है उसका खर्चा कम कर दो, क्योंकि पाकिस्तान की ये परिस्थिति है कि अपनी जीडीपी का लगभग आधा जो है ना वो पुराने पाप साफ करने में, पुराने कर्जे को इंटरेस्ट पेमेंट करने में और उनके जो इंस्टॉलमेंट्स है वो देने में पाकिस्तान की आधी जीडीपी चली जाती है। आधी जो बचती है तो उसमें भी क्या है 35% जो है पूरी जीडीपी का वो चला जाता है डिफेंस सेक्टर को। अब जैसे ही डिफेंस में बाकी 35 चल गया तो टोटल बचा 15%, उसमें सरकार क्या क्या कर लेगी। तो इनका जो बचा हुआ 15% है उसमें सरकार खुद क्या पॉलिटिशियन खाएंगे, क्या दूसरों को खिलाएंगे, क्या जनता को खिलाएंगे और कितना डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो जो इंडस्ट्रीज पहले से पाकिस्तान में चल भी रही थी, जो चीजें अच्छी थी, वहां के पॉलिटिशियंस ने तो उसको पहले ही बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया है। अब जो बचा खुचा है 15% में वो उसको बढ़ाएंगे कि बेच बेच के उसको भी खाएंगे। तो ये हालत हो गई है। तो आईएमएफ का भी कहना गलत नहीं है कि देखो पुराने कर्ज हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने हैं, उसकी सर्विस करनी है, उसका इंस्टॉलमेंट देना है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो भाई वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन जो फालतू का ये डिफेंस सेक्टर में आप 35% का खर्च कर रहे हो उसको नीचे लाओ। अब ये पाकिस्तान जो है बोलती है कि हम कम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि निगोशिएशन तो आर्मी नहीं कर रही है, पॉलिटिशियन कर रहे हैं। आर्मी अगर रहती तो आईएमएफ भी नहीं बोलता भाई कब बम से उड़ा दे, कुछ पता नहीं, हटाओ, इनसे ना बात करना ना इनको पैसा देना है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिशियंस आर्मी वालों को तो कह नहीं सकते भाई तुम्हारा खर्चा कम कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी वाले पाकिस्तान के बोलेंगे सीधा इमरान खान फिर से तैयार है और नहीं तो कोई दूसरा खड़ा कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो निकलो यहाँ से। तो वहां पर पाकिस्तान में तो ये हालत है। उसके बाद पाकिस्तान की जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो मार्केट गवर्न नहीं है, उसको कह रहे हैं कि आप मार्केट के हिसाब से इसका करेंसी का एक्सचेंज रेट आप वैल्यू तय होगा। और ये अगर तय हो गया तो ऑलरेडी पाकिस्तान की ये हालत है कि वहां पर फॉरेक्स तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, ओपन में, ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है। सेंट्रल बैंक पहले ही कह चुकी है कि हमारे पास फॉरेक्स है नहीं। अभी करंट में अगर देखा जाए तो 3.09 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स बचा हुआ है पाकिस्तान के पास, जो कि सिर्फ 3 हफ्ते चलाने के लिए, 3 वीक्स चलाने के लिए काफी है, बस उतना ही चलेगा पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान बैंकरप्ट। और इसी के कारण सेंट्रल बैंक है जो पाकिस्तान की, वो बोल दी सीधा कि अब हम फॉरेक्स नहीं दे सकते हैं, आप लोगों को डॉलर नहीं दे सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि आपको अगर डॉलर चाहिए तो आप जाइए ओपन मार्केट से खरीदिए, ओपन मार्केट में मिल नहीं रहा, ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ रहा है। और वहां पर ऑलरेडी एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत हाई है डॉलर की, और वहां से खरीद कर किसी भी इंपोर्टर कोई पाकिस्तान में या किसी बिजनेसमैन की पाकिस्तान में ये ताकत नहीं है कि वो जाए ब्लैक मार्केट से फॉरेक्स खरीदे, डॉलर खरीदे और जाकर पोर्ट पे पेमेंट कर कर वहां से अपना सामान उठा के अपने गोदाम में ला सके, और वो सारा सामान वहीं कंटेनर में या पोर्ट के गोदाम में सड़ रहा है उनका, मतलब बिजनेस पूरा लगभग ठप। और उसके कारण पाकिस्तान को और नुकसान हो रहा है, क्योंकि टैक्स नहीं आ रहा है। जब बिजनेस ही नहीं होगा, जब इकोनॉमी ही नहीं चलेगी, तो पैसा कहाँ से आएगा टैक्स का। तो वो चीजें हो रही है। लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि मार्केट रेट कर दो, एक्सचेंज को जो रेट है डॉलर का वो मार्केट तय करेगी कि कितने में बिकेगा, जैसा कि इंडिया में अभी चलता है। शुरुआती दौर में इंडिया में भी क्या था कि गवर्नमेंट तय करती थी, और जब देश आजाद हुआ था तो 1 रुपया बराबर $1 था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी जो भी हम लोगों को दिखती है परिस्थिति 80-82 रुपये वो आज की है, प्रेजेंट है, मार्केट डिमांड के हिसाब से चलती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में आज भी जो है डर्टी पेग्ड चलता है कि उसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा दाएं बाएं खुद से कभी मार्केट में छोड़ के कभी फिक्स करके ऐसे वैसे तय करती है। लेकिन अभी परिस्थिति ये है कि पूरा फ्री फ्लो मार्केट की बात कर रहे हैं, और जो डॉलर का रेट ऑलरेडी पाकिस्तान में हो 250 रुपये से ऊपर जा चुका है। और अगर मार्केट एक्सचेंज रेट आ गया तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जो ब्लैक मार्केट में ऊपर 300 से चल रहा है उसी के कुछ आसपास आएगा। और पाकिस्तान का कहना अगर ये परिस्थिति हुई तो हम तो भाई वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी।
फिर पाकिस्तानी रुपये को इंटरनेशनल मार्केट में बचा ही नहीं पाएंगे हम, तो वो डर लग रहा है उन्हें। हालांकि इसका कोई उपाय बचा नहीं है पाकिस्तान के पास, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ साफ बोल दिया कि ये चीज तो हम बहुत पहले से कह रहे थे। सुधर गए होते तो ये परिस्थिति नहीं होती। प्लस क्या है कि जैसे ही तुम्हारा एक्सचेंज रेट मार्केट डिसाइड करेगी, तो एक तो फॉरेक्स का दिक्कत नहीं होगा और तुम्हारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा क्या, गधे। चलिए वो तो अलग बात है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान क्यों मानने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान क्या, मेनली पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में पॉलिटिकल केओस चल रहा है एकदम। वहाँ राजनीति की ये परिस्थिति हो गई है कि इमरान खान खड़े होकर उधर अलग जब बतौलाबाजी करेंगे, गालियां देंगे कि जो इकोनॉमी खराब की है शहबाज शरीफ ने की है, ये किया वो किया। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या है कि वो खुद भी आईएमएफ के पास गए थे, वो खुद भी अलग अलग देशों से कर्ज ले चुके हैं, और जब वो पीएम बने थे या बनने वाले थे, उस समय कब का भाषण था उनका पता नहीं, कि इमरान खान कह रहा है क्या कि हम जब पीएम बनेंगे तो पाकिस्तान को इतना मजबूत कर देंगे कि हम लोग छोटे मोटे देशों को कर्ज देते फिरेंगे और भारत हमको देख के चलेगा, ये है वो है। और पीएम बनने के 4 महीने के अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की सरकारी गाड़ियां थी वो बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, उधर बेच रहे हैं, उससे भी पैसा नहीं पूरा हुआ तो फिर यूएई दौड़े, सऊदी अरबिया दौड़े, फिर आईएमएफ के पास गए। तो पाकिस्तान का तो ये चलता रहता है। लेकिन फिर जैसे सरकार से हटे, इमरान खान को आर्मी ने भगाया, शहबाज शरीफ को लाया, तो फिर वही गाली चालू कि देश को बर्बाद कर दिया। यार भाई तुम क्या कर रहे थे वो छोड़िए। चलिए ये देखिए कि वहां पर ऑलरेडी जो राजनीति है वो बहुत गंदी परिस्थिति में है। कोई वहां पर सबसे पहली चीज है कि पॉलिटिकल विल पावर किसी भी पार्टी में नहीं है, और उसके कारण क्या होगा कि अगर कोई भी पार्टी आईएमएफ का बात मान लेती है मजबूरी में भी, तो अगली बार उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो इस डर से सबसे पहली चीज ये है कि वहां की सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है। दूसरी बात क्या है कि वहां पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो लोगों को रोजमर्रा की खर्च चलाने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है। बेसिक जो खाने पीने की चीजें, आटा चाल दावल, वो खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे हैं नहीं। चावल दाल की तो बात छोड़ दीजिए, अभी लोग ऐसे हो गए कि एक टाइम के खाने पे टिक गए हैं, जो न्यूज में आता है। और न्यूज में आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगी। और बाकी जो थोड़े से हाई वैल्यू की चीजें हैं, चीनी वगैरह, गुड़ वगैरह, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो लग्जरी आइटम में काउंट होने लग गया है। तो ये चीजें हो गई, ऑलरेडी इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। और उसके बाद अगर टैक्स वगैरह बढ़ा दे, सब्सिडी खत्म कर दे, पेट्रोल में टैक्स बढ़ जाए, पावर में टैक्स बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, बिजनेस कॉस्ट बढ़ेगा। तो उसके कारण जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, रोजमर्रा के जो खर्च हैं लोगों के, वो और बढ़ जाएंगे, जो कि पहले से इस हालत पे है कि लोग वहां पर सड़कों पर उतर चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ तो यही सोच रहे होंगे, पार्टियां यही सोच रही होगी कि इस समय जिसकी सरकार है वो तो गया, मानेगा तो गया, जनता मार डालेगी, नहीं माना तो इकोनॉमी मार डालेगी। तो ये अभी ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर आईएमएफ की बात मानने की मजबूरी है पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वहां की जो सरकार है, वो ये चीज सोच रहे हैं मान लेंगे तो करियर खत्म हो जाएगा। तो ये दिक्कत हो गई है। प्लस क्या है कि आर्मी की भी खर्चे वो कम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा पीओके में पूरा झमेला चल रहा है, बलूचिस्तान में झमेला चल रहा है, सिक्योरिटी इशूज आ रहा है, तालिबान अलग परेशान किए हुए हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अलग झमेला चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम पाकिस्तान की आर्मी की एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, उनका पैसा काटते हैं, तो वहां पर हमें इनसे कौन बचाएगा। और इसमें एक चीज मैंने छोड़ ही दिया, हालांकि उसमें आजकल कम आवाज आ रही है कि इंडिया हमें परेशान करता है। पाकिस्तान को इंडिया क्या परेशान करता है और कितना करता है वो दुनिया को पता है। जैसी अभी पाकिस्तान की परिस्थिति है, अगर इंडिया चाहे
तो कुछ नहीं, हल्का सा पावर यूज करना है और पीओके अपने पास। लेकिन मोरली और इथिकली अगर देखा जाए तो भारत की ऐसी कभी पॉलिसी ही नहीं रही कि किसी के भी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। और अगर अभी ये कर दे इंडिया तो फिर पूरे विश्व में जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भारत की बहुत ज्यादा थू थू हो जाएगी कि पाकिस्तान ऐसे ही मरा जा रहा था, जाके ऊपर से और दूजा पड़ लगा के लूट आए पीओके को। तो भारत वो चीज करने नहीं जा रहा है। लेकिन यही चीज अगर उल्टा रहता तो कब का पाकिस्तान ने हमला कर दिया होता और कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की होती। आप ये देखिए कि 62 में चाइना के साथ भारत की हार हुई थी और उसके बाद थोड़े से वीक पोजीशन में था भारत, इकोनॉमी को देखें या फिर और चीजों को देखें तो। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने हमला किया, मुंहतोड़ जवाब मिला, क्योंकि भारत पहले ही 62 से सीख चुका था। तो वो चीजें कि एडवांटेज, हार की, पुरानी हार की एडवांटेज लेना चाह रहा था पाकिस्तान। उसको ये नहीं पता था कि भाई चाइना अलग चीज था उस समय, आज चाइना आए आज कूटे जाएंगे और तुम तो कभी गिनती में ही नहीं थे, तुम कभी भी आ जाओ कूटे ही जाओगे। तो वो चीजें थी। तो वो वहां पर पाकिस्तान भारत की कंडीशन का फायदा उठाना चाहा, लेकिन इंडिया ने आज तक, भारत ने आज तक कभी पाकिस्तान के किसी भी, पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत बार खराब हुई लेकिन भारत ने कभी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तो ये चीजें हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका जो अलग अलग रीजन का पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उसके नाम पे सिर्फ ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जो भी रीजन में, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे पीओके हो, वहां पर इनके अपने कुकर्मों के कारण हालात हुए हैं। किसी को भी उठा ले रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, किसी की भी जमीन हड़प ले रहे हैं, सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट में जमीन चला जा रहा है, लोगों को भगा दे रहे हैं, बाहर के लोगों को लाके बसा रहे हैं, चाइनीज कॉलोनी बन रही है। तो ये अनरेस्ट तो उनके अपने कुकर्मों के कारण, उसका कोई सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं। और उसी के कारण आप देखेंगे कि वहां पर थोड़ी बहुत जो टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई है वो बलूचिस्तान में उन लोगों ने जो काम किया है उसके कारण है, और कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सारी चीजें जिसके कारण कि पाकिस्तान सोच रहा है कि माने तो माने कैसे, हिचकिचा रहा है, चाह नहीं रहा है कि ये माने। और इसीलिए क्या करे कि ऐसे कंडीशन दिए आईएमएफ ने जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ कह देंगे ये लोग आके भाई कि ये कर लो, किडनी मांग लेंगे हमारा। तो ये दिक्कत हो गई है। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचा है? तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है आईएमएफ की बात को मानने के अलावा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई ने पहले ही कह दिया है कि भारत से दोस्ती कर लो, हाथ मिला लो, उनके साथ जो अपना कश्मीर का इशू है सॉल्व कर लो, तो तुम्हारे खर्चे वैसे ही कम हो जाएंगे। प्लस अब हमने खैरात बांटना बंद कर दिया है, वहां पर जाओ, उनके साथ दोस्ती करो, यारी करो, हाथ मिलाओ, बाकी पैसा हम देंगे, उससे अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दो, टेररिज्म वगैरह खर्चा नहीं करना, और चुपचाप वहां पर जाकर अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करो, क्योंकि आगे से खैरात मिलेगी नहीं। तो ये दिक्कत हो गई पाकिस्तान के साथ कि उनके जो पुराने मित्र हुआ करते थे उन्होंने हाथ खींच लिया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति की वाहवाही करनी चाहिए हमें। तो ये हुआ। चाइना को इन लोग ब्लैकमेल करते थे कि पैसा दो नहीं तो बैलेंस शीट मांग रहे हैं, बैलेंस शीट मांग रहे हैं, मेरा पूरा खाता पत्तर मांग रहे हैं कि कहाँ से पैसा आया। चाइना एक दो बार दिया, बोला इसका ड्रामा हो गया, बार बार आके बोलता है कि खाता मांग रहा है, खाता मांग रहा है, जाओ दे दो खाता, जाओ। चाइना भी हाथ खींच लिया। पाकिस्तान बोला यार अभी तो भी नहीं चल रहा है, ब्लैकमेल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। तो पाकिस्तान के पास न तो चाइना का ऑप्शन बचा है, न सऊदी अरबिया का ऑप्शन बचा है। इंडिया के साथ वो कभी दोस्ती करना नहीं चाहता है, हालांकि बड़ा सुखी रहता बेचारा। इंडिया के चक्कर में तो इंडिया को, जब पाकिस्तान आजाद हुई थी तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भारत से बेहतर थी, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण ऐसी दुर्गति हुई पाकिस्तान की कि आज के डेट में वो बांग्लादेश वगैरह से भी बहुत पीछे है, नेपाल वेपाल से। तो ये चीजें हो गई हैं।
पाकिस्तान की हालत और अपने कारण हुई है, फिर भी इंडिया से रिलक्टेंट है। तो वो एक बार को कहेगा कि हम IMF का बात मान लेंगे, लेकिन इंडिया से मतलब अपना समझौता नहीं करेंगे, अपने इश्यूज खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स उसी पर चलती है कि अगर कश्मीर का मुद्दा उनके पॉलिटिक्स में इलेक्शन में न उठे तो फिर वो इलेक्शन पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता, ये मान के चलते हैं लोग। तो ये चीजें हो गई है और इसीलिए वो मानना नहीं चाहता है कि IMF का बात हम कैसे माने, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग ऑलरेडी हाथ खींच चुके हैं, तो उसके पास और कोई बचा नहीं। अमेरिका के पास पहले भागे भागे जाता था, तो अमेरिका जैसे 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने लगातार साल दर साल 3-4 बार IMF से पैसे लिए, और IMF में बहुत बड़ा एक पावर है अमेरिका। अमेरिका चाहे तो आसानी से भी किसी को भी पैसे मिल सकते हैं। उस समय क्या था कि पाकिस्तान जाके बैठा हुआ था अमेरिका की गोद में, जब चाहे पैसा मिल जाए, जब चाहे पैसा मिल जाए, तड़ातड़ पैसा लिए जा रहे हैं कि भाई लड़ाई के कारण हमें ये दिक्कत हो गई, हमारा आधा देश चला गया, बहुत सारा इनकम वहां जनरेट होता था, अब क्या करेंगे, पैसा दो पैसा दो। पैसा मिला, 3-4 बार लगातार लिए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने पाला बदला और चाइना की गोद में जाके बैठा, अमेरिका ने नस दबा लिया ना, पैसा चाहिए आओ देते हैं पैसा। अब ऐसे ऐसे कंडीशन लगाता है अमेरिका IMF, क्योंकि IMF पे अमेरिका का सबसे ज्यादा कंट्रोल है कि अब पाकिस्तान को पैसा मिलना मुश्किल हो गया है, और मिलेगा ठीक है, पूरा कंडीशन मानो। तो वो चीजें हो गई है, पहले आसानी से मिलता था, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है नहीं और IMF की तो बात माननी ही पड़ेगी। और यहाँ पर इससे इंडिया को फायदा ये होगा कि अगर सिक्योरिटीज पे और इस पे जो अपने आर्मी वगैरह पे खर्च कम करता है पाकिस्तान, तो वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा पैसा उन लोगों को मिल जाता था, तो टेररिस्ट में फंडिंग कर रहे हैं, भारत में बम फोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो पहले आर्मी वाले तो वहां अपने खुद खाएंगे, उसके बाद बचेगा नहीं, तो इंडिया के लिए मुसीबतें थोड़ी कम हो सकती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरेगी, बाकी चीजें सुधरेगी, लोग वहां पर बिजी रहेंगे तो खुराफात कम करेंगे। एक सिंपल सा फंडा है। बाकी आगे अब देखते हैं कि 3 हफ्ते का पैसा पाकिस्तान के बचा है, उसके बाद वहां पर उनका इकोनॉमिक सिचुएशन सुधरता है, IMF से पैसे मिलते हैं, क्यों पूरा ही बर्बाद हो जाता है वो तो आगे पता चल ही जाएगा। फिर उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी चर्चा खत्म करते हैं। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एनर्जी हमारी बूस्ट हो जाती है कि और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ये हमारी वेबसाइट की एड्रेस है। और हमारा जो पूरा कोर्सेज वगैरह का ऐप है वो गूगल प्ले पर अवेलेबल है, वहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट, क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस वगैरह हैं, आप उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आपको वो ज़रूरत की लगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी चर्चा खत्म करते हैं। धन्यवाद।